Good morning. Good morning. It's great to see such a crowd. पंजाबी बोला नेक्स्ट चलेगा कि इंग्लिश बोलूं पंजाबी कि मराठी बोलूं कि हिंदी बोलूं? हिंदी हिंदी चलेगी। ओके, आपने तालियां बजाई अभी, हम लोगों के लिए बजाई, पर एक बार तालियां अपने लिए बजाइए। क्यों बजाइए वो बाद में बताऊंगा। इसलिए बजाइए, आज आई एम श्योर डॉक्टर बजाज ने, चौरसिया जी ने और लोगों ने और भी कई लोगों को इनवाइट किया होगा और कईयों को भी बुलाया होगा, पर लोगों ने, कईयों ने कहा होगा जी हम तो बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते। और अगर अभी उनके घर में जाके देखें, शायद टीवी के सामने बैठे होंगे। इसका कारण क्या है? हमारे देश में खास तौर पे स्वास्थ्य के बारे में लोगों को चिंता नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में लोग नहीं सोचते। आपको एक रियलिटी बताता हूं, और जो मैं बताऊंगा आप अपने अंदर सोच के देखिए कि क्या वो ठीक है कि गलत है। एक परिवार छुट्टी के दिन, संडे वाले दिन दोपहर को बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई सीरियल चल रहा है और सडनली टीवी बंद हो जाता है, टीवी खराब हो गया। SOS कॉल्स मैकेनिक को, टीवी कंपनी को, अरे भाई हमारा टीवी बंद हो गया, मैकेनिक भेजो। और पूछते हैं जी कब भेजेंगे? 1 घंटे में आएगा जी। 1 घंटा बीत गया, सवा घंटा हो गया, दोबारा से कॉल, भाई आपका मैकेनिक नहीं आया जी, अभी आधे घंटे में भेज रहे हैं। मैकेनिक आता है, टीवी को देखता है, एक पुर्जा खोला, अपने बैग में डाला, बैग में से निकाल के दूसरा लगा दिया, इधर का पुर्जा उधर, उधर का उधर, आधा पौना घंटा लगा के, लो जी आपका टीवी ठीक हो गया। अरे भाई बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। कितने पैसे हुए आपके? जी 550 रुपये हो गए। 100 रुपये का ये पार्ट पड़ा, 250 रुपये का ये पार्ट पड़ा, 350 रुपये और 200 रुपये मेरी फीस। लोग उसका धन्यवाद करते हैं, भाई थैंक यू वेरी मच, अभी हम अपना सीरियल देख पाएंगे। उसी परिवार में अनफॉर्चुनेटली रात को 2 बजे एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। डॉक्टर को कॉल जाती है कि डॉक्टर साहब जल्दी आइए, प्रॉब्लम होगी। तो डॉक्टर साहब अपने नाइट सूट में उठते हैं, बैग उठाते हैं, पेशेंट देखने जाते हैं, देखते हैं पेशेंट को, अटेंड करते हैं, एक इंजेक्शन लगाया, दूसरा इंजेक्शन लगाया, दवाई लिख के दे दी कि सुबह तक पेशेंट आपका नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर साहब पैसे कितने? जी 150 रुपया। डॉक्टर साहब बहुत पैसे मांग रहे हैं आप, होता है ऐसे कि नहीं? मैं तो बहुत बार सुन चुका हूँ, बहुत बार सुन चुका हूँ। कई बार नाइट कॉल पे गया, ये सोच के नहीं जाते कि पैसे लेने जा रहे हैं, कि अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, ये सोच के जा रहे हैं कोई पेशेंट बीमार है। लेकिन सुनने को मिलता है डॉक्टर साहब 150 रुपया, आप कपड़े उतारोगे क्या? लेकिन टीवी मैकेनिक के 200 रुपये के बारे में कोई चिंता नहीं, उसका धन्यवाद होता है। कारण स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं है। तो आज जो हम आपसे बातें करेंगे, बीमारियों की बातें नहीं करेंगे। बीमारियों के डील करने के लिए तो बहुत अस्पताल हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं। आज हम बात करेंगे हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, जो आजकल के ज़माने में बहुत दुर्लभ हो चुका है। आजकल को जो टाइम है, गार्बेज आउट, नेगेटिव थॉट्स अंदर जाएंगी तो नेगेटिव एक्शंस होंगे। आप लोग कई बार सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे, एक बच्चे ने, 11-12 साल का बच्चा स्कूल में एक पिस्तौल लेके आ गया और 5-6 बच्चों को किल कर दिया। अमेरिका में तो बहुत हो चुका है, हमारे कंट्री में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कहां से सीख रहे हैं वो? फ्रॉम दैट इडियट बॉक्स। वेस्टर्न कंट्रीज में आज टेलीविजन को टीवी या टेलीविजन नहीं बोला जाता, इडियट बॉक्स बोलते हैं। इडियट बॉक्स के सामने बैठ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्शंस, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन। मैं
पिछले लगभग 30 साल से एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम एलोपैथिक डॉक्टर। उसके बावजूद मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का कसूर है, बट आई विल नॉट एग्री विद दैट। इसमें डॉक्टर का ज़्यादा कसूर नहीं है, इसमें ज़्यादा कसूर है आज के पेशेंट का, आज के मरीज का। आज का पेशेंट बहुत इम्पेशेंट हो गया है। शाम को डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, जी डॉक्टर साहब मेरे को फलानी तकलीफ है, डॉक्टर चेक करके दवाई लिख के देता है। अगले दिन सुबह तक पेशेंट को आराम नहीं आता तो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। दूसरा डॉक्टर चेक करके कोई दवाई लिख के देता है, एक दिन उसकी दवाई खाई जाती है, तीसरे दिन तीसरा डॉक्टर। तो मजबूर होके डॉक्टर को फिर वो स्ट्रॉन्ग दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है उन पर। मान लो एक परिवार में उनका एक फैमिली डॉक्टर है, उनको उसके ऊपर पूरा विश्वास है डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बीमारी हुई, समस्या हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक करके बोला जी ये दवाई है, आपने 7 दिन खानी है, 7 दिन में आप ठीक हो जाओगे। उस मरीज ने दवाई खानी शुरू की, 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, तो जो समस्या थी, बुखार था वो उतर गया, खांसी थी वो ठीक हो गई। तो मरीज होता है कि डॉक्टर साहब ने तो बिना बात के 7 दिन की दवाई लिख दी, मैं तो 3 दिन में ठीक हो गया। बाकी 4 दिन की दवाई हर एक के घर में एक दवाई का डब्बा पड़ा रहता है, उस डिब्बे में डाल दी जाती है और हर 4-6 महीने के बाद उस डिब्बे को निकाला जाता है। छुट्टी वाले दिन फैमिली बैठ जाती है और वो दवाइयों के स्ट्रिप्स, एक स्ट्रिप निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, इसकी तो डेट निकल गई, इसको फेंक दो। एक दूसरी स्ट्रिप उठाई, देखा इसकी डेट निकल गई, इसको फेंक दो। एक तीसरी से स्ट्रिप उठाई, इसके भी 2 महीने हैं, इसको रख दो, इसको 2 महीने के बाद फेंकेंगे। दिस इज हैपनिंग टुडे, आज हो रहा है। वो 2 या 3 दिन में क्या हुआ, वो जो बुखार था बीमारी वो नहीं थी, जो खांसी थी बीमारी वो नहीं थी, वो तो सिम्टम्स थे, वो तो लक्षण थे। लक्षण दब गए, अभी बीमारी ठीक नहीं हुई, अभी कीटाणु मरे नहीं, अभी अंदर हैं। वो दवा बंद करने से कुछ दिन के बाद वो कीटाणु फिर से जोर पकड़ने लग जाते हैं, फिर से वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उसके बाद दोबारा डॉक्टर वो दवाई लिखते हैं तो वो दवाई काम नहीं करती, तो डॉक्टर को भी मजबूर होकर उससे स्ट्रॉन्ग दवाई लिखनी पड़ती है। तो स्ट्रॉन्ग दवाई लिखते हैं डॉक्टर, उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए एक और दवाई लिखनी पड़ती है, उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, उसको ठीक करने के लिए और दवाई लिखनी पड़ती है। आज का मरीज वो दवाइयों के चक्रव्यूह में रह गया है और इन स्ट्रॉन्ग दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। कुछ बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बोलते हैं इडियोपैथिक, ज्यादा दवाइयों के कारण हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो गया, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कमजोर होगी, जिसकी वजह से बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। ये क्यों कमजोर हो रहा है हमारा इम्यून सिस्टम? आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, पता नहीं कितनी तरह के विषैले पदार्थ, कितनी तरह की जहरीली चीजें, पॉइजन्स, केमिकल्स उस वातावरण में हैं। आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पता नहीं क्या कुछ केमिकल जा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, खादें खेतों में डाली जाती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो केमिकल्स उस फूड के रास्ते, खुराक के रास्ते हमारे अंदर भी जा रहे हैं। छिड़कने वाली दवाइयां, पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर जा रही हैं। एडवांस कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने फर्टिलाइजर का यूज बहुत कम कर दिया, कईयों ने तो बंद कर दिया। यूएसए में, अमेरिका में आज नीम से खाद बनाने लग गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। ये केमिकल्स हमारे अंदर जाने अनजाने पता नहीं कितने जा रहे हैं। जो आज हम पानी पी रहे हैं उसमें भी कोई सेफ्टी का गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। आज से 5, 7, 10 साल पहले जब पानी में
केमिकल्स का और सेफ्टी के बारे में शक होने लगा तो बोतलों में पानी आने लगा, 10 रुपए की बोतल बिकने लगी। और आज से लगभग 5-6 महीने पहले एक इसी तरह की बोतल, एक मशहूर कंपनी है, उनका पानी के टेस्ट की रिपोर्ट आई थी कि उसमें कीटनाशक दवाइयाँ पाई गई, पेस्टिसाइड्स पाए गए। और पिछले महीने 1-2 महीने में आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में तो सुना ही होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितने कीटनाशक चीज़ें पाई गई। आपने जो सुना होगा टीवी के ऊपर या अखबार में पढ़ा होगा वो कम होगा, थोड़ी लाइट लगेगा। मैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट देना चाहूँगा। ये एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, करंट मेडिकल जर्नल, नॉर्थ जोन का है। ये रिपोर्ट है पेस्टिसाइड्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड फैक्ट्स। ये रिपोर्ट कहती है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये इंसान के शरीर को एक नहीं अनेक तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो रिपोर्ट है अगस्त 2003 की है, सिर्फ 2 महीने पहले की जर्नल है। हमारे शरीर में एक लेवल होता है जिसको पीएच बोलते हैं। नॉर्मल लेवल होता है 7, जिस पे हमारा शरीर काम करता है। जब 7 से कम पीएच हो तो वो एसिडिक मीडियम बन जाता है, तेजाबी मादा, और 7 से ज़्यादा हो तो अल्कलाइन या क्षारीय है। ये रिपोर्ट कहती है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की एवरेज पीएच 3.4 है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी है कि इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हमारे दांत और हड्डियां घुल जाती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, कोई कैलोरीज नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, सिर्फ शुगर कंटेंट है, हाई एसिडिटी है, और उनमें जो प्रेजर्वेटिव और जो कलरिंग एजेंट्स डाले हुए हैं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, क्या हम शेल्फ में से उठा के पीते हैं, फ्रिज में से, फ्रीजर में से? जो बाजार में कभी को सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता है तो उस बोलता है सबसे ठंडी वाली देना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये रिपोर्ट कहती है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो क्या करते हैं, ये जो हमारे पेट में एंजाइम्स होते हैं जो खाना हजम करते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। वो एंजाइम काम नहीं करते, और जब वो एंजाइम काम नहीं करते तो हमारी पाचन शक्ति के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, जोर पड़ता है। जो हम खाना खाते हैं उसकी डीकम्पोजिशन होती है, फर्मेंटेशन होने लग जाती है। जब उसकी फर्मेंटेशन होती है तो उसमें से बदबूदार गैसें पैदा होती हैं और कई तरह के विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स बनते हैं। वो टॉक्सिन्स हमारी आंतों में जाके जम जाते हैं, और आंतों में से खून के जरिए, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर जमा हो जाते हैं और विभिन्न अंगों की बीमारियां पैदा करते हैं। अगर एक एडल्ट, बड़े आदमी को ये सॉफ्ट ड्रिंक्स इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इमेजिन व्हाट द ड्रिंक मस्ट बी डूइंग टू ए चाइल्ड सॉफ्ट इंटेस्टाइन एंड स्टमक लाइनिंग। एक बच्चे की सॉफ्ट इंटेस्टाइन और स्टमक के ऊपर ये कितना नुकसान करते होंगे। अगर हम, और पेस्टिसाइड के बारे में जो रिपोर्ट है कि उसमें जो जो पाया गया, डीडीटी, लिंडेन, क्लोरोपाइरिफॉस एंड मैलाथियन। डीडीटी ये हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करता है और इवन कैंसर पैदा कर सकता है। जो लिंडेन पाया गया उसमें, ये एक नर्व पॉइजन है, नाड़ियों को पॉइजन है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चे पैदा करने की ताकत को खराब कर सकता है और कैंसर भी पैदा कर सकता है। क्लोरोपाइरिफॉस कैन कॉज निमोनिया और मसल पैरालिसिस, हमारे मांसपेशियां लकवा हो जाता है, पैरालिसिस, और सांस की मांसपेशियों का पैरालिसिस हो जाए तो इट कैन कॉज डेथ, रेस्पिरेटरी फेलियर। मैलाथियन ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है, नुकसान पहुंचाता है, और इसका हाई एक्सपोजर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से डेथ कॉज कर सकता है। इतनी चीजें होने के बावजूद सॉफ्ट ड्रिंक्स तो चल रहे हैं। 2-3 महीने पहले मेरे को बाई चांस एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर की कैसेट मिली, डॉक्टर रॉस वॉकर। उनकी कैसेट का टाइटल है द सेल फैक्टर। हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं, द सेल फैक्टर। और डॉक्टर रॉस वॉकर कई सालों से सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सेल की फंक्शनिंग के ऊपर, एंड द प्रॉब्लम्स, आज प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं सेल की
सेल्स में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर भी उनकी डॉक्टर रॉस वॉकर की रिपोर्ट्स हैं कि जो बच्चे रेगुलर तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनका हड्डियां फ्रैक्चर होने का रेट, टूटने का रेट 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है उन बच्चों के मुकाबले में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीते। एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये एक औरतों की बीमारी है, जनरली 50-55 साल के बाद की, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। डॉक्टर रॉस वॉकर की रिपोर्ट कहती है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की वजह से आज 20 और 30 साल के औरतें ही नहीं, आदमियों को भी हो रही हैं बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स। इतना सब कुछ होने के बावजूद सॉफ्ट ड्रिंक्स तो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ के पास आता है, टीवी के ऊपर सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान की एडवर्टीजमेंट देके, और माँ को आके बोलता है, मामा ये दिल मांगे मोर, और मामा उसको फ्रिज में से वो पेप्सी कोक निकाल के दे देती है। अगर ऐसे बच्चे को सपोजिंग मैं बोलूं कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी, डीएक्सन कंपनी की कोकोजी आती है, ये दूध में डाल के 1 चम्मच सुबह शाम पिया जाओ, तो वो बच्चा क्या मेरी बात सुनेगा या शाहरुख खान की बात सुनेगा? मैं कौन हूं? शाहरुख खान तो एक हीरो है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू अवर ड्यूटी। शायद कभी असर हो जाए, जल्दी नहीं देर से सही। लास्ट में ये रिपोर्ट कहती है यू शुड ड्रिंक कोलास, कि आप ये कोला जरूर पियो, लेकिन तभी पियो इफ अगर आपका दिल मांगे मोर पेस्टिसाइड्स। ये रिपोर्ट का एंडिंग है। तो ये आजकल हो रहा है, तो जो हम पता नहीं आज क्या क्या कुछ खा पी रहे हैं। आजकल गाय भैंसों को टीके लगाए जाते हैं दूध बढ़ाने के लिए। जो टीके लगाए जाते हैं वो एक दवाई होती है पिटोसिन। ये दवाई गर्भवती औरतों को जब डिलीवरी के नज़दीक होती हैं तो उनको ग्लूकोज में ये दवाई डाल के दी जाती है कि उनकी डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए। गाय भैंसों को ये टीके लगाए जाते हैं दूध बढ़ाने के लिए। एक वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट है कि ये दूध में जो ये टीके जो लग रहे हैं जानवरों को दूध के लिए, ये दूध में भी पिटोसिन आ रही है, और उस दूध के रास्ते से ये पिटोसिन हमारे अंदर जा रही है, और उसकी वजह से आज औरतों में एबॉर्शन होने का रेट बढ़ गया है। ये एक वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट है। आपको एक और चौंका देने वाली रिपोर्ट बताता हूं, क्योंकि ये जो केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, हम जानबूझ के तो खाते नहीं, जाने अनजाने में जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको, जो कहानी नहीं है, फैक्ट है। जापान में एक गांव है नदी के किनारे बसा हुआ कई 100 सालों से, और उस गांव के लोग बहुत स्वस्थ रहते थे। 12-13 साल पहले उस गांव के लोगों में एक अजीब सी बीमारी होने लगी। पेट में दर्द, लूज मोशन, दस्त, उल्टियां होने लगी। डॉक्टर के पास जाने लगे, डॉक्टर ने दवाइयां दी, आराम नहीं आ रहा था। कई लोगों की मौत हो गई, मौत का कारण नहीं समझ आ रहा था। पोस्टमार्टम किए गए तो पोस्टमार्टम में पता लगा कि उन लोगों की मौत, डेथ जो हुई है, मर्करी पॉइजनिंग की वजह से हुई है, पारा। अब क्या उन सब लोगों ने जिनकी डेथ हुई, उन्होंने क्या पारे की पार्टी की थी? क्या पारा क्या उन्होंने पिया था कि वो मर गए मर्करी पॉइजनिंग से? कुछ समझ नहीं आ रही थी, बिकेम ए मिस्ट्री, रहस्य बन गया कि क्या हुआ। ये कुछ साइंटिफिक टीम्स मंगाई गई स्टडी करने के लिए कारण क्या था। 1.5 साल उन्होंने रिसर्च की। 1.5 साल की रिसर्च के बाद जो उनका एनालिसिस निकला, जो रिपोर्ट थी, चौंका देने वाली। जहां पर वो गांव बसा हुआ है नदी के किनारे, उससे लगभग 15-16 किलोमीटर पीछे अपस्ट्रीम, जिधर से पानी आ रहा है, नदी के किनारे एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। वो अपनी इंडस्ट्री में मर्करी यूज करती है, पारा यूज करती है, और जो उस इंडस्ट्री का पानी, एफ्लुएंट बोलते हैं उसको, उस पानी को उस नदी में फेंक दिया जाता है।
उस नदी की मछलियों के अंदर वो पारा जमा हो रहा है और उस गांव के लोग वो मछलियां खाते हैं। जाने अनजाने में आज हमारे अंदर पता नहीं कितने केमिकल जा रहे हैं, और जो आज जंक फूड का जमाना बन गया है, फास्ट फूड एंड जंक फूड्स, जो हवा में आज हम सांस ले रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं रही। पोल्यूशन, प्रदूषण दुनिया भर में एक चिंता का विषय बना हुआ। तो अब क्या करें? खाना तो हमने वही है जो मिल रहा, पानी भी वही पीना है जो अवेलेबल है, हवा में भी उसी में सांस लेना है जो सामने है। व्हाट वे डू वी हैव? हम क्या कर सकते हैं? एक और चीज, एक और बहुत बड़ा कारण आज बीमारियां बढ़ने का टेंशन, स्ट्रेस। आज हर इंसान टेंशन के अंदर है, किसी न किसी चीज की टेंशन। और एक ये WHO की रिपोर्ट है, आज से कुछ सालों के बाद दुनिया में 2 सबसे बड़ी घातक बीमारियां होंगी, और उसमें पहला नंबर उन्होंने दिया है स्ट्रेस, और दूसरे नंबर पे लिया है डायबिटीज, शुगर, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये तो बहुत पीछे छोड़ दिए। इन सब चीजों की वजह से आज ये जो बॉडी जो हीरो होता था आज जीरो बन गया है। तो क्या कर सकते हैं हम? व्हाट वे डू वी हैव? हम ये कर सकते हैं कि जितने प्रदूषण वाली चीजें हैं, जितना हम प्रदूषण से बच सकते हैं हम उतना बचें। आज हम सड़कों पे देखते हैं 2 व्हीलर्स रुमाल बांध के रखते हैं, ये एक बचाव का तरीका है। जितना बच सकते हैं उतना बचें। खाना पीना, सोना जागना वो ठीक करें, और अपने जो शरीर के अंदर का डॉक्टर है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति, उसको बढ़ाएं ताकि हम बीमारियों को होने से रोक सकें। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, बहुत कई सैकड़ों साल पुरानी एक चीज है लिखी हुई, इलाज से परहेज बेहतर है। प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो प्रिवेंशन के लिए, अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए। और ये जो गैनोडर्मा है ये एक प्रिवेंशन के लिए है। गैनोडर्मा जिसकी बात कर रहे हैं ये एक मशरूम है, खुम्बी, यहां पर खुम्बी बोलते हैं या कुकरमुत्ता, कुकरमुत्ता या खुम्बी या मशरूम्स, ये एक तरह की मशरूम है। आपको कितनी तरह की मशरूम्स के बारे में जानकारी है? आई डोंट नो। पिछले साल 7 जनवरी को मेरे को एक इस तरह की मीटिंग में बुलाया गया था। वो तो छोटी सी मीटिंग थी, एक घर में थी जिसमें 15-20 लोग थे। मेरे को उस मीटिंग में बुलाया गया था इसी तरह की जानकारी देने के लिए, और उस मीटिंग में जाने तक जो मेरे को इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी मशरूम्स के बारे में, सिर्फ इतनी थी कि मशरूम्स दुनिया में 2 किस्म की होती हैं। एक वो गोल वाली सफ़ेद जिसको बटन मशरूम बोलते हैं, और एक वो छतरी वाली जिसको ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये पता था ये मशरूम खुम्बी 2 किस्म की होती है, उनको हम बाजार से खरीदते हैं, सब्जी बनाते हैं, खा लेते हैं। दैट्स ऑल आई न्यू। लेकिन उस मीटिंग में पता लगा, और मैं हैरान हुआ बहुत, कि मशरूम्स दुनिया में 38,000 किस्म की होती हैं। 38,000 वैराइटीज ऑफ मशरूम्स इन द वर्ल्ड। उन 38,000 में से 2,000 मशरूम ऐसी होती हैं, खुम्बी ऐसी होती हैं जिनको हम खा सकते हैं। बाकी 36,000 को हम खा नहीं सकते, वो जहरीली होती हैं, पॉइजनस होती हैं। क्यों पॉइजनस होती हैं इतनी सारी मशरूम्स? खुम्बी की जड़ में एक अजीब तरह की शक्ति होती है, खींचने की शक्ति। एक मशरूम जहां पे उग रही है जमीन में, उसके 5 फुट के दायरे में कोई भी पॉइजनस चीज हो, जहरीली चीज हो, वो खुम्बी की जड़ उसको खींच लेती है और पॉइजनस हो जाती है। 38,000 में से 36,000 खुम्बियां पॉइजनस होती हैं। 200 किस्में उनमें ऐसी हैं, उन 2,000 में से, जिनमें कुछ थोड़े बहुत दवाइयों वाले गुण पाए गए। उन 200 में से 6 किस्में ऐसी पाई गई जिनको रेड गैनोडर्मा, लाल रंग की गैनोडर्मा के नाम में जाना जाता है, जिनमें
लगभग हर बीमारी को ठीक करने के गुण हैं। उस दिन 7 जनवरी 2002 को गैनोडर्मा का नाम मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था, कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने आया हूँ, आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। जो पिछले 1.5-2 साल में जो मैंने सीखा, लोगों से सीखा, आप जैसे दोस्तों से सीखा, सिर्फ आपके साथ शेयर करने आया हूँ, क्योंकि उस मीटिंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। तो इस उम्मीद में ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि शायद किसी और की ज़िंदगी भी बदल सके। वो खुंबी थी गैनोडर्मा। पहली बार नाम सुना था पिछले साल जनवरी में। लेकिन गैनोडर्मा दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है। इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। ये गैनोडर्मा खुंबी, गैनोडर्मा मशरूम 5000 साल से चीन में इस्तेमाल हो रही है, प्रयोग किया जा रहा है। चीन के वैद्य हकीम इसको अपनी जड़ी बूटियों की देसी दवाइयों में 5000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 5000 साल से इसका प्रयोग होने के बावजूद इंसान ने, मेडिकल साइंस ने इसके गुण पहचानने की कोशिश नहीं की। कारण कुछ 2-3 कारण है उसके। पहला कारण कि ये बहुत घने जंगलों में उगती है, हर जगह नहीं उगती। चीन, जापान और कोरिया, इन देशों में उगती है, इंडिया में नहीं होती। गैनोडर्मा इंडिया में नहीं पाई जाती। चीन, जापान, कोरिया, बहुत घने जंगलों में। उन जंगलों में भी ये टूटे हुए और सूखे हुए पेड़ों के ऊपर उगती है। हर किस्म के पेड़ के ऊपर नहीं, सिर्फ 2 किस्म के पेड़ होते हैं। वो पेड़ हैं प्लम सेराटा, प्लम ग्यूरकस। ये 2 किस्म के पेड़ हैं, ये गैनोडर्मा उनके ऊपर उगती है। और ये जो 2 किस्म के पेड़ हैं, प्लम सेराटा और प्लम ग्यूरकस, वो भी, उनमें भी हर पेड़ के ऊपर नहीं होती। 10,000 पेड़ ढूंढे जाएं वो 2 वैरायटीज के, तो उनमें से गैनोडर्मा 2 या 3 के ऊपर मिलती है। इतनी दुर्लभ। तीसरा कारण, गैनोडर्मा मशरूम, इसका पौधा जब 90 दिन का होता है तो इसमें दवाइयों वाले गुण तब आते हैं, उससे पहले इसमें दवाइयों वाले गुण नहीं होते। और जब ये 100 दिन की होती है, ये सूख के एक चमड़ी की तरह हो जाती है, इसमें दवाइयों वाले गुण खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 90 और 100 दिन के बीच में इसमें वो दवाइयों वाले गुण होते हैं। इन चीज़ों की वजह से बहुत मुश्किल काम था, किसी ने इसके रहस्य पहचानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया ने गैनोडर्मा के बारे में सोचना शुरू किया। दुनिया भर में इसकी रिसर्च होनी शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? 101 साल पहले कुछ पुरानी किताबें मिली, चीनी भाषा में लिखी हुई। शेननोंग नाम का आदमी है, 2838 BC, यानी कि लगभग 4850 साल पहले उन्होंने वो किताबें लिखी थी चीनी भाषा में। उन किताबों में गैनोडर्मा को एक संजीवनी बूटी के रूप में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। उन किताबों में गैनोडर्मा के बारे में लिखा गया है, ए मशरूम ऑफ लॉन्गिविटी एंड इमॉर्टैलिटी। तो जब यह डिस्क्रिप्शन मिली तो दुनिया भर ने गैनोडर्मा के बारे में सोचना शुरू किया, रिसर्च शुरू हुई, और उसके वो नतीजे मिले कि 6 किस्म की रेड गैनोडर्मा हैं जो उनको ठीक करती हैं, हर बीमारी को ठीक करती हैं। ये 6 किस्म की गैनोडर्मा है। ये जो सबसे ऊपर वाली है लेफ्ट में, इसको बोलते हैं पीकॉक गैनो। पीकॉक गैनो। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, ऐसी काफ़ी ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारे शरीर में कुछ तरह के रस छोड़ती हैं, हार्मोन्स। और ये हार्मोन हमारे शरीर के सब अंगों को ठीक ठाक चलाते हैं, काम करने में हेल्प करते हैं। अगर ये ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां नॉर्मल से ज़्यादा हार्मोन बनाएं, हमारा शरीर काम नहीं करता। अगर ये ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां नॉर्मल से कम हार्मोन बनाएं, हमारा शरीर काम नहीं करता। पीकॉक गैनो उन ग्रंथियों के काम को बैलेंस करती है, नॉर्मलाइज करती है। दूसरे नंबर पे किमशन गैनो, ये गुर्दों के ऊपर काम करती है, गुर्दों के काम को ठीक करती है। लिवर गैनो, ये जिगर के ऊपर काम करती है। ब्रेन गैनो, दिमाग के ऊपर। ये नीचे लेफ्ट में हार्ट गैनो, दिल के ऊपर। और रूई गैनो,
मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और पाचन क्रिया, इनके ऊपर काम करते हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद ये सब नतीजे मिले कि कोई भी इंसान ये 6 किस्म की मशरूम रोजाना तौर पे खाएगा तो उसके अंदर कोई बीमारी होगी ठीक हो जाएगी। और एक आदमी जिसको कोई प्रॉब्लम, बीमारी नहीं है, वो इनको रोज खाएगा तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, इम्यून सिस्टम 100% ठीक रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। अब सपोजिंग कोई ऐसा आदमी है जिसको कोई लाइलाज बीमारी है, सब अस्पतालों से, सब डॉक्टरों से उसको बता दिया गया कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कोई इलाज नहीं है, और उसको ये 6 खुम्बों के बारे में बताया जाए कि ये खाने से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो वो व्यक्ति ये 6 खुम्बी खानी शुरू कर देगा, अगर उसको कहीं से मिल जाएंगी तो। कितनी दुर्लभ है ये तो अभी मैं पहले बता चुका हूं। सपोजिंग उसको मिल भी गई, खानी शुरू कर दी, 6 किस्म की खुम्बी सुबह, 6 किस्म की मशरूम दोपहर को, 6 किस्म की मशरूम रात को, आज भी, कल भी, परसों भी, अगले दिन भी, कब तक? इट्स नॉट पॉसिबल कि सेम सब्जी इंसान दिन में 3 बार रोजाना खाता रहे। तो इसके लिए भी दुनिया भर में रिसर्च होने लगी कि ऐसा क्या तरीका निकाला जाए इन 6 खुम्बे के गुण इंसान तक पहुंचाए जा सके। 1970 में जापान ने एक तरीका ढूंढा, स्पोर सेपरेशन कल्चर मेथड। 1975 में चीन ने उसको फॉलो किया। 1980 में ताइवान ने भी वो तरीका अपनाया। 1983 में मलेशिया ने भी वो तरीका अपनाया, एक हाइब्रिड किस्म की खुम्ब बनाने का, स्पोर सेपरेशन मेथड के जरिए। लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि हम एक संजीवनी बूटी बना रहे हैं, नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कि ये जो स्पोर सेपरेशन कल्चर मेथड है उसके जरिए इन सब की प्रॉपर्टीज बैलेंस नहीं की जा सकती। किसी में लिवर वाली मात्रा ज्यादा हो गई, कोई ब्रेन वाली मात्रा ज्यादा हो गई, इट कुड नॉट बी बैलेंस्ड। फिर से रिसर्च होनी शुरू हुई। 1993 में, आज से 10 साल पहले, एक तरीका खोज लिया गया। मलेशिया में एक आदमी है जिनका नाम है डॉक्टर लिम सेओ जिन। डॉक्टर लिम सेओ जिन आज इंसानियत के लिए मालूम पता नहीं क्या कुछ कर चुके हैं। वो बेसिकली एक इंजीनियर हैं। उन्होंने हमारे इंडिया से, हमारे मुल्क से, IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री की, पर उनको बचपन से ही कुछ मशरूम्स के बारे में, खुम्बियों के बारे में दिलचस्पी हो गई, उनका ध्यान इसकी तरफ गया। एक खानदानी वैद्यों के परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन खुम्ब के बारे में दिलचस्पी हो गई। जब इंजीनियरिंग की डिग्री लेके मलेशिया वापस गए तो उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बजाय गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। 10.5 साल तक रिसर्च करते रहे। उनकी रिसर्च का विषय था गैनोडर्मा और उसका इंसान की सेहत के ऊपर असर। और 10 साल की रिसर्च के बाद डॉक्टर लिम को PhD की डिग्री मिली, PhD इन होलिस्टिक मेडिसिन, इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से 1997 में मिली। और पिछले साल 2002 में उनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस, मिलेनियम अवार्ड, एल्बर्ट श्वाइट्जर अवार्ड, दुनिया भर के पता नहीं कितने इनाम मिल चुके हैं कि जो उन्होंने इंसान के स्वास्थ्य के लिए किया। डॉक्टर लिम ने 1993 में एक तरीका खोजा, टिश्यू कल्चर मेथड। उस तरीके से उन्होंने ये 6 खुम्बों के गुण कंबाइन करके एक वैरायटी तैयार की, DXN गैनो का नाम दिया गया उसको। DXN कंपनी बनाई उन्होंने मलेशिया में, DXN कंपनी का नाम है, उसका नाम दिया गया DXN गैनो। उसकी खेती करनी शुरू की गई। मलेशिया में कंपनी का 60 एकड़ का फार्म है, उसमें खेती करनी शुरू की गई। और इसकी खेती करने में कोई फर्टिलाइजर्स, कोई पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल किए गए। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, प्योरली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन स्टार्ट की गई। और जब वो खुम्बी 90 दिन की हो गई तो उसको काट लिया, 100 दिन पे उसको काट लिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 100 दिन के बाद इसमें दवाइयों वाले गुण खत्म हो जाते हैं। काट के जो इस खुम्बी का ऊपर का फल वाला हिस्सा है, फ्रूट वाला हिस्सा, उसको अलग कर लिया और जड़ वाले हिस्से को अलग कर लिया। और उनको एक खास तरीके से माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, उनको पीस के एक माइक्रो पाउडर बना लिया गया और कैप्सूल में भर दिया गया।
जो फ्रूट वाले ऊपर वाले हिस्से से कैप्सूल बना उसका नाम दिया गया रेशी गैनोडर्मा आरजी, और जो जड़ वाले हिस्से से बना उसका नाम दिया गया गैनोसिलियम या जीएल। ये आरजी फ्रूट वाला हिस्सा, जीएल गैनोसिलियम जड़ वाला हिस्सा। अब ये दोनों आरजी और जीएल एक ही मशरूम के हिस्से हैं, तो इनको अलग अलग क्यों रखा गया? दोनों को इकट्ठा पीस के फ्रूट वाले हिस्से को और जड़ वाले हिस्से को इकट्ठा पीस के एक ही कैप्सूल में क्यों नहीं भर दिया गया? इन दोनों को एक ही कैप्सूल में क्यों नहीं भर दिया गया? इसके कुछ कारण। ये जो मशरूम की जड़ है माइसिलियम, इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ऑर्गेनिक जर्मेनियम इसमें बहुत ज्यादा होता है, आरजी में भी होता है पर कम, इसमें बहुत ज्यादा। और ये जो ऑर्गेनिक जर्मेनियम है ये दिमाग की बीमारियां और नाड़ी की बीमारियां उनके ऊपर ज्यादा काम करता है। तो जिस आदमी को कोई दिमाग की प्रॉब्लम है या नाड़ियों की प्रॉब्लम है या स्मरण शक्ति कमजोर है, याद शक्ति कमजोर है, उनको सिर्फ जीएल की जरूरत होती है, या सिर्फ इसकी जरूरत होती है या ये ज्यादा देना पड़ता है। और ये जो आरजी है इसके कुछ लोकल यूजेस हैं। किसी को कोई घाव है बहुत देर से चल रहा, 6 महीने इलाज करा लिया, साल इलाज करा लिया, 5 साल इलाज कर लिया, घाव नहीं भर रहा, घाव ठीक नहीं हो रहा, तो उस घाव के ऊपर ये आरजी का कैप्सूल खोल के इसका पाउडर डाला जाता है, तो वो घाव कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में भर जाता है। आज इसके बहुत रिजल्ट हैं मेरे पास। एक रिजल्ट बताता हूं आपको। पटियाला में पिछले साल जुलाई में मेरे को एक मरीज को देखने को बुलाया गया, कर्नल रंधावा है। जुलाई 2000 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पीछे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, और तब से लेकर जुलाई 2000 से उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, लकवा है, सिर्फ गर्दन हिलती है, बाकी शरीर नहीं हिलता। तो पिछले साल जब मेरे को देखने के लिए बुलाया गया था, इसलिए बुलाया गया था कि उनकी पीठ के ऊपर यहाँ पर लगभग 4 इंच का डायमीटर का एक बेड सोर हो गया था। बेड सोर समझते हैं आप, जो जख्म हो जाता है, वो 4 इंच का बेड सोर हो गया था। अंदर से पसलियां दिख रही थी, हाथ डाल के देखा, आई कुड फील द लंग, फेफड़ा फील कर रहा था। और जब ऐसी कंडीशन में किसी को बेड सोर हो जाता है तो हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि ये उसकी अंत की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो उस दिन मैंने क्या किया, जो इसके बारे में मेरे को नॉलेज थी, जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जख्म थोड़ा सा साफ करके ये 2 कैप्सूल आरजी के खोल के इसका पाउडर उसके ऊपर छिड़क दिया, और उनके बेटे को ये राय दे के आया कि सुबह शाम ये 2 कैप्सूल खोल के जख्म के ऊपर डाला करो। विद इन 1 मंथ वो जख्म पूरा भर गया, बेड सोर वाज कंप्लीटली हील्ड, कंप्लीटली। छोटे मोटे और काफी रिजल्ट हैं। डायबिटिक पैर में जख्म हो जाते हैं, शुगर वाले मरीज जिनको पैर में जख्म हो जाता है, वो जख्म भरता नहीं, अल्टीमेटली गैंग्रीन हो जाती है, पैर या टांग काटनी पड़ती है, आज उसके भी रिजल्ट हैं, वो भी जख्म ठीक हो चुके हैं। तो एक तो इसका ये यूज है लोकल एप्लीकेशन। एक दूसरा, इससे एक तेल बनाया जाता है, आरजी का तेल बनाया जाता है। किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को सिर में रुसी है, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ हेयर, उम्र से पहले बाल झड़ने लग जाते हैं, उम्र से पहले बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उनकी मालिश करने के लिए इसका तेल बनाया जाता है। इन 2 चीजों की वजह से इनको अलग अलग रखा गया। लेकिन आमतौर पे नॉर्मल जो ज्यादातर बीमारियों के लिए खाने होते हैं, ये दोनों मिला के खाने होते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे खाने होते हैं। गैनोडर्मा को जापानी भाषा में रेशी के नाम से जाना जाता है। रेशी एक जापानी लफ्ज है, जापानी वर्ड है, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमरत्व की देवी। चीनी भाषा में इसको लिंगजी बोलते हैं। लिंगजी का मतलब है गॉडेस ऑफ डिविनिटी, ईश्वरीय। रेशी द किंग ऑफ अडेप्टोजन। 1965 में एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने कुछ रिसर्च करके ये अडेप्टोजन का वर्ड बनाया। अडेप्टोजन उस चीज को कहा उन्होंने,
कोई इंसान के खाने वाली चीज़ जिसके खाने में कोई हानिकारक पदार्थ ना हो, विषैले पदार्थ ना हो, नो टॉक्सिन्स, जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, चाहे इंसान पूरी उम्र खाता रहे, जिसका किसी एक बीमारी या एक शरीर के अंग के ऊपर उसका क्रिया, उसका असर सीमित ना हो, जिसका पूरे शरीर के ऊपर बैलेंसिंग इफेक्ट हो, नॉर्मलाइज करने का असर हो, उसको अडेप्टोजन कहा। और ये जो गैनोडर्मा है रेशी, इसको किंग ऑफ अडेप्टोजेंस, जड़ी बूटियों का बादशाह आजकल बहुत मैगजीनों में, अखबारों में कहा जाता है। नाउ चलो आई विल जस्ट एक्सप्लेन। ये जो मैं अभी बोल रहा था, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि क्या हम कोई परियों की कहानियां सुना रहे हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी, हर बीमारी का डॉक्टर अलग है, दवाई अलग है। पेट का डॉक्टर अलग, दवाई अलग, दिल का डॉक्टर अलग, दवाई अलग, गुर्दे का डॉक्टर अलग, दवाई अलग, दिमाग, कान, नाक, हर चीज़ का डॉक्टर अलग और दवाई अलग। और ये एक चीज़, जस्ट वन प्रोडक्ट गैनोडर्मा, जो कि दवाई भी नहीं है, इट इज़ नॉट ए मेडिसिन, दवाई नहीं है, एक हेल्थ टॉनिक है। मशरूम तो खुराक होती है ना, मशरूम इज़ ए फूड, इट्स ए फूड सप्लीमेंट। ये सारी बीमारियां ठीक कर लेती है। परियों की कहानी लगती है, कैसे करती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कैसे करती है। हमारे शरीर में जिस चीज का हमारा शरीर बना होता है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर का आधार सेल्स, हमारा शरीर सेल्स का बना होता है। जब एक जीवन माँ के पेट में शुरू होता है, बच्चे का जीवन शुरू होता है माँ के पेट में, दो सेल से शुरू होता है, एक आदमी की सेल, एक औरत की सेल। वो दोनों सेल्स इकट्ठी होके एक सिंगल सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। वो एक सेल, उसका विभाजन होता है, दो बनती है। वो दो का विभाजन होता है, चार बनती है। 4 की 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह सेल्स का विभाजन होता रहता है, डिवाइड होती रहती हैं। और जब बच्चा 9 महीने और 7 दिन के बाद पैदा होता है तो उसके शरीर में अरबों खरबों सेल्स होती हैं। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मेक द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चीज़ का हमारा शरीर बना हुआ है, अगर वो चीज़ ठीक होगी तो हम स्वस्थ होंगे। अगर हमारे शरीर की सेल्स स्वस्थ होंगी तो हम स्वस्थ होंगे। अगर हमारे शरीर की सेल्स बीमार होंगी, अस्वस्थ होंगी, तो हमें बीमारी होगी। जिस अंग की सेल्स खराब होंगी उस अंग की बीमारी होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। गैनोडर्मा RGGL किसी बीमारी के ऊपर काम नहीं करता, किसी अंग के ऊपर काम नहीं करता, ये काम करता है सेल्स के ऊपर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि बीमारी की जड़ के ऊपर काम करना शुरू करता है। क्या काम करना शुरू करता है? जब कोई किसी भी बीमारी का मरीज गैनोडर्मा के कैप्सूल खाना शुरू करता है, ये कैप्सूल पेट में जाते हैं, घुलते हैं, इनका पाउडर रिलीज होता है, निकलता है, खून में मिक्स हो जाता है, और वो खून हमारे पूरे शरीर में दौरा करता है, सर्कुलेट करता है। और वो खून हमारे शरीर की जो ट्रिलियंस अरबों खरबों सेल्स हैं, उन एक एक सेल तक वो खून पहुंचता है, क्योंकि सेल को न्यूट्रिशन, खुराक मिलती है खून से, सेल को ऑक्सीजन मिलती है खून से, और वो खून हमारे शरीर की एक एक सेल तक पहुंचता है। अब उस खून में गैनोडर्मा का पाउडर भी मिला हुआ है, तो खून के रास्ते से गैनोडर्मा का पाउडर भी हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर जाता है, और अंदर जाके सेल में जाके क्या काम शुरू करता है गैनोडर्मा? स्कैनिंग शुरू करता है हमारे शरीर की। स्कैनिंग क्या होता है? डिटेक्ट, वेरी राइट। एक मरीज को पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, जी डॉक्टर साहब पेट दुखता है। डॉक्टर साहब उसको चेक करते हैं और चेक करके बोलते हैं जी ये दवाई खा लो आप,
5 दिन खानी, आपने दवाई लिख के दे देते हैं। मरीज दवाई खरीदता है, 5 दिन खाता है, 5 दिन के बाद वापस आ जाते हैं, डॉक्टर साहब दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब दोबारा चेक करते हैं, अब ये दवाई खाओ 5 दिन, एक और दवाई लिख दी। 5 दिन के बाद मरीज फिर से वापस आता है, जी डॉक्टर साहब दर्द तो वैसे का वैसा ही है। तो डॉक्टर साहब मरीज को बोलते हैं, भाई साहब आपकी बीमारी समझ नहीं आ रही, आप ऐसा करो अपने पेट का स्कैन करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड स्कैन, हम ढूंढें बीमारी क्या है। एक मरीज बेहोश हो जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब को बेहोशी का कारण नहीं समझ आता, तो डॉक्टर साहब मरीज के रिश्तेदार को बोलते हैं, इनका स्कैन करा के लाओ, सीटी स्कैन, हम ढूंढें बीमारी क्या है। स्कैनिंग का मतलब जैसे मैडम ने बोला, ढूंढना, बीमारी ढूंढना, और गैनोडर्मा हमारे शरीर में वो डॉक्टर का काम कर रही है, ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? कोई बीमारी नहीं ढूंढती, ये गैनोडर्मा ढूंढ रही है वो सेल्स जो खराब है, जो अपना काम कार्य ठीक से नहीं कर रही। सेल अपना कार्य ठीक से नहीं करती, क्यों बीमार होती हैं? 2 कारण है उसमें। एक, या तो सेल के अंदर कोई विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, या हमारे सेल में 2 तरह की क्रिया होती हैं, एक बिजली की क्रिया, एक रासायनिक क्रिया, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। इन 2 कारणों की वजह से सेल खराब होती है, और गैनोडर्मा उन सेल को जाके ढूंढती है जिनके अंदर या टॉक्सिन जमा हो गए या उनका संतुलन बिगड़ गया। स्कैनिंग का टाइम है 1 दिन से लेकर 30 दिन तक। जितनी बीमारी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा देर से होगी, स्कैनिंग को उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जितनी कम बीमारी होगी, जितनी थोड़ी देर के लिए होगी, स्कैनिंग उतनी जल्दी हो जाएगी। अब चाहे 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे या 30 दिन लगे, गैनोडर्मा ने पूरे शरीर की स्कैनिंग कर ली। पूरे शरीर की स्कैनिंग करके गैनोडर्मा ने ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेल खराब है, ये सेल खराब है, ये सेल खराब है, ये सेल खराब है, ये खराब है, सारी सेल ढूंढ ली। अब गैनोडर्मा को नहीं पता कि वो सेल जिगर की हैं, या वो सेल गुर्दे की हैं, या दिल की हैं, या दिमाग की हैं, या चमड़ी की हैं, या पेट की हैं, ये गैनोडर्मा को नहीं पता। इसने तो सिर्फ वो सेल्स ढूंढी हैं जो अपना काम छोड़ गई, और फिर उन सेल के ऊपर गैनोडर्मा अपना काम करना शुरू करती है। दूसरा काम शुरू करती है, उन सेल की सफाई, क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। उन सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स, जो विषैले पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं, उनको सेल में से बाहर निकालना, कूड़ा करकट बाहर निकालना, झाड़ू पोछे का काम। सेल के अंदर सफाई करना शुरू करती है कि जो टॉक्सिन डिपॉजिट हुए हैं उनको बाहर निकालना शुरू करती है, और उनको सेल में से बाहर निकाल के शरीर से बाहर निकालती है। पेशाब के रास्ते, या पसीने के रास्ते, या बलगम के रास्ते, या नाक के नजले के रास्ते, या उल्टी के रास्ते, या दस्त के रास्ते, या चमड़ी पर खारिश या फोड़े के रास्ते। जिस तरह के टॉक्सिन्स हों उसके मुताबिक उसका बाहर निकलने का रास्ता है। वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, उसके मुताबिक उसका रास्ता है। सफाई का टाइम है 1 हफ्ते से लेकर 30 हफ्ते तक। ये भी एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जितना कूड़ा करकट ज्यादा होगा, सफाई करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। मोर टॉक्सिन्स, मोर टाइम रिक्वायर्ड। 1 हफ्ते से लेकर 30 हफ्ते तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर पेशेंट जो गैनोडर्मा का इलाज शुरू कर चुका है या करना चाहता है, ये जो भी बात बताऊंगा ये ध्यान से समझिएगा। जब गैनोडर्मा कोई भी मरीज खानी शुरू करे और ये सफाई वाला फेज शुरू होता है, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होती है, तो उस मरीज के अंदर कुछ बीमारी के लक्षण आते हैं। अगर किसी को जिगर की बीमारी है और गैनोडर्मा उसके जिगर की सेल के ऊपर काम करना शुरू करे तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। किसी को दमे का रोग है तो गैनोडर्मा जब फेफड़े के ऊपर काम करना शुरू करती है, सफाई करना शुरू करती है, उस मरीज को कुछ उल्टियां आती हैं और कुछ दिन के लिए बलगम निकलती है।
किसी के गुर्दे की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, उसके ऊपर काम करना शुरू करती है गैनोडर्मा, तो कानों में भारीपन आ जाता है। अगर गुर्दे 100% फेल हो चुके हैं तो कानों में इवन घंटियों की आवाज सुनाई देती है, टिनाइटस बोलते हैं इसको हम। किसी को अधरंग या लकवा की बीमारी है, पैरालिसिस, तो जब गैनोडर्मा नर्व सेल के ऊपर काम करना शुरू करे तो उसको पैरालाइज हिस्से में दर्द होनी शुरू हो जाती है। किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो जब गैनोडर्मा उस पर काम करना शुरू करे तो उसके सिर की बैक साइड में ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है। जिसको लो ब्लड प्रेशर है उसको बैक साइड में सिर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होती है। जिसको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, जब गैनोडर्मा उस पर काम करना शुरू करे उसका शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। जिसको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, जब गैनोडर्मा उस पर काम करना शुरू करे दर्द कुछ दिन के लिए थोड़ा सा बढ़ता है। ये समझने की बात है। इसलिए समझने की बात है कि अगर किसी मरीज को ये बात नहीं पता और गैनोडर्मा खाने के बाद ये लक्षण आए तो वो समझता है कि गैनोडर्मा का रिएक्शन हो गया। होता है ना ऐसे? ये रिएक्शन नहीं है, ये है रिएक्शन, कि जो सेल काम नहीं कर रही वो दोबारा से काम करना शुरू कर रही हैं। रिएक्शन, दोबारा से काम करना शुरू कर रही हैं। इसको हम गैनोडर्मा की भाषा में बोलते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन, कि जो शरीर के अंदर जो बीमारी है, जो एलमेंट है, वो किसी रूप में रिफ्लेक्ट करती है, बाहर आती है। ये पॉजिटिव साइंस हैं, ये पॉजिटिव साइंस हैं। अभी कोई भाई साहब मेरे से बात कर रहे थे कि जी गैनोडर्मा खानी शुरू की, वो शरीर पे फोड़े हो गए थे, तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक रास्ता है निकलने का। ये पॉजिटिव निशानियां हैं। अगर जब ये निशानियां आए तो पेशेंट को खुश होना चाहिए कि गैनोडर्मा का असर शुरू हो गया। और ये जो एलमेंट रिफ्लेक्शन का पीरियड है टेम्परेरी फेज है। एवरेज पीरियड है इसका 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक, ये एवरेज पीरियड है। लेकिन कुछ लोगों को कम भी होता है, कुछ लोगों को ज्यादा टाइम भी होता है। ज्यादा टाइम खास तौर पे उनको होता है जिन लोगों ने स्टीरॉयड, एक दवाई होती है वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन, बेटनिसोल, ऐसी गोलियां जिन्होंने ज्यादा खाई हों उनका एलमेंट रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है। और आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने, खास तौर पे गठिया और दमा, ये 2 बीमारियों के लोगों ने स्टीरॉयड बहुत खाए होते हैं, अनजाने में, जानबूझ के नहीं खाते, अनजाने में खाए होते हैं। कैसे खाए होते हैं? कई सालों से गठिया है, हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर अस्पताल में दिखा दिया, तो उन्होंने बोला जी इसका हल नहीं है, ये दवाइयां खाते रहो। एक पड़ोसी ने बताया, अच्छे पड़ोसी ने, शुभ चिंतक ने, कि फलां जगह पे एक वैद्य है, देसी पुड़ियां देता है, वो खाने से बहुत लोगों का गठिया ठीक हो गया, लोग ठीक हो गए। वो आदमी उस वैद्य के पास जाता है, पुड़ियां लेता है, एक पुड़ी खाई, जादू के दर्द ठीक हो गया। महीना भर पुड़ियां खाता रहा, सब दर्द ठीक हो गए। महीने के बाद पुड़ियां छोड़ी, दर्द फिर से होने लग गया। फिर से पुड़ियां खानी शुरू कर दी, महीना 1.5 महीना खाई, दर्द ठीक रहा, पुड़ियां छोड़ी, फिर दर्द हो गया। क्या हुआ? उन देसी पुड़ियों में, कहने को तो देसी हैं, लेकिन 90% सो कॉल्ड देसी पुड़ियां, उनमें ये एलोपैथिक दवाई जो स्टीरॉयड है ये पड़ी होती है, 90%। और ये स्टीरॉयड ऐसी चीज हैं, शरीर को लग जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है, अमल हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मैं तो कंबल छोड़ना चाहता हूं, कंबल मेरे को नहीं छोड़ता, कि वो पेशेंट स्टीरॉयड छोड़ना चाहता है, छूटता नहीं। जरा पानी मुझे। तो जिन लोगों ने ये स्टीरॉयड ज्यादा खाए होते हैं उनको एलमेंट रिफ्लेक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है, नथिंग टू वरी, वो भी ठीक हो जाएंगे, नथिंग टू वरी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब जब सारी सेल साफ हो जाती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन पूरी हो जाती है, गैनोडर्मा अपना तीसरा काम करना शुरू करती है, रेगुलेशन, बैलेंस करना। थैंक यू। जो सेल नॉर्मल से ज्यादा काम कर रही है, बायोइलेक्ट्रिक या बायोकेमिकल फंक्शन कर रही है, उसको कम करती है।
और जो नॉर्मल से कम काम कर रही है उसको बढ़ाती है, बैलेंस करती है। जिस तरह की हमारे घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर करता है, टीवी के साथ लगाते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर, कि अगर बिजली की वोल्टेज ज़्यादा है वो कम करके आगे भेजता है, अगर वोल्टेज कम आ रही है तो बढ़ा के आगे भेजता है, ताकि वो टीवी या वीडियो या कंप्यूटर खराब ना हो। तो गैनोडर्मा हमारे शरीर में वही स्टेबलाइजर की तरह काम करती है, हमारे सेल की वोल्टेज, बायो इलेक्ट्रिक फंक्शन और बायोकेमिकल फंक्शन उनको बैलेंस करती है। अब जब ये 3 काम हो जाते हैं, स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बैलेंसिंग, सेल अब हेल्दी हो गई, टॉक्सिन रिमूव हो गए, बैलेंस हो गई, उस सेल ने अपना नॉर्मल क्रिया शुरू कर दी, हेल्दी सेल बन गई। तो जिस अंग की वो सेल है, जिसकी वजह से वो बीमारी है, वो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। चौथा काम, बिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज सेल्स, कि जो सेल डैमेज हुई हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण हो जाता है। और उसके बाद गैनोडर्मा एक बार फिर से शरीर में ढूंढना शुरू करती है उन सेल्स को जो सोई पड़ी हैं, सुस्त पड़ी हुई हैं, नॉट फंक्शनिंग ऑप्टिमली, उनको एक्टिवेट करती है, रिवाइटलाइजेस द सेल्स, रीजेनरेशन। और ये 5 काम जब हो गए, हमारे शरीर की 100% सेल्स फंक्शनल हो गई, हेल्दी हो गई, काम करना शुरू कर दिया, तो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम, बेस्ट डॉक्टर, फिर से 100% एक्टिव हो जाता है। और वो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी, हमारे बॉडी का डॉक्टर वो बीमारियां ठीक करता है।